आ गया, बिल्कुल आ गया। पहले पीछे वाले भैया ने हाथ उठाया था और मैं आता हूँ भैया, आता हूँ, खड़े रहना बस। जी बोलिए, कहाँ, क्या नाम है? कमाल खान नाम है। मैं कमाल खान, कहाँ से आना हुआ भैया? बनास के बगल में भदोही है। हाँ हाँ, कारपेट, अरे कौन नहीं जानता भाई कारपेट। हाँ। और एबीएम है तो मोदी है। देखो देखो देखो, हाँ हाँ, 7 साल तक ईवीएम कहा था, जब कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। बंगाल में ईवीएम कहा था, कर्नाटक में ईवीएम कहा था, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम कहा था, दिल्ली में ईवीएम कहा था। यह भारत की जनता की एक आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। एक मिनट करो। नहीं, कोई बात नहीं। अभी की बात, इन्होंने जितने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के हैं। जो भी इसने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के। मैं ये नहीं, ये सवाल कमाल का है, कमाल खान साहब का है, और ये कमाल खान के सवाल का जवाब था। बस मुझे इससे मतलब नहीं है कि ईवीएम था वहां पे। जी, आप फिर से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब वोट की गिनती होती है, हाँ। बैलेट पेपर में भाजपा हार जाती है। एबीएम की जब गिनती होती है तो भाजपा जीत जाती है। तो कहाँ बैलेट पे कहाँ गिनती हुई है? अभी सर बोलने दीजिए। ना, तुम नहीं बोलोगे? आम आदमी को बोलने दो, आम आदमी को बोलने दो। आप, तुम्हारी बारी नहीं है। जी, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। प्रशांत जी, कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश रीवा से। मध्य प्रदेश रीवा से आ रहा हूँ जनाब, आ रहा हूँ। जी, क्या हुआ, हमारे यहाँ अभी इलेक्शन हुआ है। हाँ जी, एक मिनट। कमाल खान जी को जवाब है। कमाल भाई, जी, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ की हर तहसील में एक ईवीएम रखी गई है इलेक्शन से पहले। आप जाइए, वोट दीजिए, अपना रिजल्ट चेक कीजिए कि मशीन सही चल रही है। ये आपके यहाँ हुआ? मैंने खुद दिया, तहसील में, सारी तहसील में था। आगे आइए, आगे आइए, यहाँ बताइए आके, यहाँ बताइए, चौराहे पे बताइए आके प्लीज। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। क्या नाम है? प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। सुन तो मैंने पहले बार में ही लिया था, इसलिए कि जरा थोड़ा सा समझो बात। हाँ, तो प्रश्न आपका क्या था? मेरा उत्तर था उनके लिए, हाँ। जो ईवीएम के प्रश्न पे सवाल उठाते हैं। पहली बात, इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है। आप जापान से तुलना करते हैं, आप यूपी और बिहार की जनसंख्या मिला लें तो विश्व के कई बड़े देश जनसंख्या में हमसे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कहा था वो कहिए आप। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं। अभी चुनाव हुए? चुनाव से 2-3 महीना पहले हर तहसील में एक ईवीएम मशीन रखी गई थी। आप आइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना वेरिफिकेशन कराइए, फला फला मेरा नाम है, और फिर आप चुनाव में वहाँ पे वोट दीजिए। आपको जो भी वहाँ सिंबल दिखेंगे, मतलब पाई, थीटा, ऐसा कुछ दिखता है जी, फिर आप कंफर्म कीजिए वहाँ पे जाके कि ये मेरा ही वोट है कि नहीं, और मशीन से चेक कर लीजिए। जी, वहीं पे आपको चेक करा के परिणाम दिखाया जाएगा। तो कमाल भाई, अब इसके बाद तो यही रह जाएगा कि नहीं? कुछ बोलेंगे? बोलिए। भाई साहब का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दो जी भाई साहब, ऐसा है, पहले ये चीज नहीं था, एवीएम यहाँ फेंका है वहाँ फेंका। इस टाइम तो 1 महीने वोट पड़ने के बाद 1-1.5 महीने बाद गिनती होती है, पता लगता है एवीएम कुछ इधर फेंका हुआ है, कुछ एवीएम इधर फेंका हुआ है। नहीं, मैं इसका जवाब में नहीं, कहना दो यार उसको, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब अब ठीक है, एवं ऐसा नहीं होता है। उसको मेरी बात सुनो, उसको बचाने के, भाई देखो मेरा एक मकसद है भाई। एक चुप रहिए भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही तो जाइए। मेरा सीधा सा मकसद है, किसी एक के प्रश्न का उत्तर जब अगर ठीक से ढंग से मिल जाए तो मेरा शो सही है। देखिए, उसको बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, उस पे पैसा खर्च होता है, इलेक्शन की मशीनरी लगती है। उसको समझने के, अविश्वास से कुछ नहीं हासिल होता, कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होगा, और यह विश्वास करना होगा कि बीजेपी को इस बार भी जनता ने वोट, हाँ, यह बात विश्वास करना होगा। जी चलें जी। चूंकि विषय बड़ा गंभीर आ गया, मैं टेक्निकल आंसर देता हूं। यूएनओ रिकॉग्नाइज जो है वर्ल्ड के अंदर 193 कंट्रीज हैं। जो हमारे देश की ईवीएम है, जो बाकी के देशों की ईवीएम है, या कोई भी डिवाइस है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हैकिंग आप तब कर सकते हैं जब इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी। जो ईवीएम में कौन सी इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, जरा हैक कैसे कर सकते हैं? बेसिक बुनियादी सवाल ये है। दूसरा, एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिस समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ हो सकता है।
तो इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शफलिंग होती है, कौन सी ईवीएम कहां जाने वाली है, तो किस तरह का बेबुनियादी प्रश्न खड़ा करते हो जी। ईवीएम का सवाल, ईवीएम के प्रश्न और ईवीएम पे बातचीत मैं यहां से खत्म करता हूं। एक बार मैं आ रहा हूं, एक बार मैं फिर उसी पुनः प्रश्न पे लौटता हूं कि तानाशाह और तानाशाही। जी देखिए, तानाशाही तो तब था जब माननीय नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी को एक कविता पढ़ने पे जेल भेज दिया था, तब वो तानाशाही थी। और भारतवर्ष में 90 से ऊपर चुनी हुई सरकार को मुझे मालूम है बर्खास्त कर दिया गया था। ये किस कार्यकाल था सेंटर में कांग्रेस पार्टी का? तब क्या तानाशाही नहीं थी? और आज जब सुचारू रूप से जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरे पार्टी की सरकार है चल रही है, तो आरोप लगाया जा रहा है कि ये तानाशाही है। जी। ये जिन नेहरू के बारे में बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा है दिनकर को। 62 में हारने के बाद जब हम चाइना से हार गए, दिनकर ने इसी संसद में खड़े होकर के, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के नेहरू से प्रश्न किया कि रेरो की युधिष्ठिर को यहाँ जाने दे इनको स्वर्गधीर, पर फिर हमें गांधी का लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उस लोकतंत्र के मर्यादा पुरुष नेहरू पर आप सवाल खड़ा करते हो, क्या बात करते हो पाठक जी? बिल्कुल गलत है आपका। और दिनकर खासियत देखिए, दिनकर को चुनकर लाने वाले नेहरू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, फिर भी अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोला। आज ये मान गए कि नेहरू जी के जमाने में अक्साई चीन चला गया। आज ये मान गए अपनी बात को चीन पे अगर किसी कब्जा किया है, चीन ने कब्जा किया है, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। ठीक। सर देखो, पहले तो ये प्रभाग जी जितने भी पक्ष वाले सवाल खोलो, जल्दी सवाल। ईपीएम पे मैं खुद एजेंट रहा 78 से, ठीक है। जो एजेंट अंदर बैठे जाते, इनके जमाने में क्या होता था? ठप्पा लगाओ, पेटी बंद करो, ठप्पा लगाओ, पेटी बंद करो, वोट। ये तब का जमाना मांग रहे हैं। ठप्पा लगाए, जिसका मर्जी दारू पिला दो, रात को झुग्गियों में ठप्पा लगा दो। उसे 2014 से यही होता था, तो इसलिए ईपीएम मांग रहे हैं। जी। मैं जरूर पाठक जी दीजिएगा। पाठक जी फिर ये कहां से निकाल लीजिए डिबेट पे, ये ठीक नहीं लगता, ये गलत सिग्नल जाता है, लगता है कि आप डिबेट पे सुन नहीं रहे हैं। जी प्रतीक भैया, इनकी समस्या क्या है? तानाशाह पे सवाल खड़ा करेंगे तो ये बोलेंगे मौजूदा सरकार पे क्वेश्चन। अरे प्रभात जी, थोड़ा 2 कदम बढ़ाइए और अपनी गाड़ी को बंगाल में यू टर्न करके आइए। भाजपा का अगर झंडा रहता है ना, तो उनके सिविल डिफेंस सो कॉल्ड खड़े होकर कहते हैं झंडा उतारो, तब बंगाल में इंटर करोगे। केरल में जब हत्या होती है तो आपका मुंह साइलेंट फेविकॉल लग जाता है। बंगाल वहां पाजी वहां आना दिक्कत है, इधर आ जाओ, इधर वहां दिक्कत होगी। जी फेविकॉल लग जाता है। तानाशाह वो होता है प्रभात जी। और कविता के माध्यम से हमने बड़ी बड़ी बातें कही। अच्छा होता जब आप ये भी कह देते कि भारत जोड़ो यात्रा में जब देश जोड़ने निकले थे तो कौन सा पैर में हथकड़ी लगा था और हाथ में हथकड़ी लगी थी। हमने खुला मंच दिया, गाली दो मोदी को, उस गाली को पत्थर बनाकर उसमें राम सेतु बनाएंगे और कर्तव्य का कार्य करेंगे। राहुल गांधी को गाली देने का काम किया। हमारी स्मृति ईरानी जी कहती है विवेकानंद जी का पैर छू लेते, छू लिया था पैर, कम से कम देख लेती है स्मृति जी। लेकिन दिक्कत क्या है तिवारी जी, आपकी जो गंदी राजनीति है ना, इसका अंत बहुत जल्द होगा। जो आप खेल खेल रहे हो, राहुल गांधी जी हैं, भूल गए मणिपुर पर बोल रहे हैं। आराम समाजवादी पार्टी का आगे बाजी, आगे इधर आगे बाजी आए, इधर आए।